दोस्तों, आज हमारा चैप्टर है सप्लाई और हम बहुत बेसिक्स आज बात करेंगे, मतलब कुछ ऐसा खास डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। इसके अंदर बहुत बेसिक चीज़ें हमें पहले डिस्कस करनी है। तो यार एक चीज़ तो पक्की है कि तुम लोग का रिवीजन बढ़िया जा रहा है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है कि रोज़ बैठ के पढ़ना। अपना एक टाइम टेबल फिक्स होगा, उसके हिसाब से पढ़ाई बिंदास चली रही होगी। अभी शाम के 7 बज रहे हैं, अभी पढ़ना है बाबा जी के साथ, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाई कि जो सप्लाई है ना और जो स्टॉक है उसका बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि काफी लोग कभी कभार इन दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। बताओ भाई, तो चलो #booty1 के अंदर पता करते हैं कि सप्लाई और स्टॉक में क्या डिफरेंस है। शुरू करो भाई। तो सबसे पहले तो भाई डिफरेंस देख लो सप्लाई और स्टॉक का, क्योंकि वो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सप्लाई होता है आपको ये पता होना चाहिए कि सप्लाई इज रिलेटेड टू मार्केट एंड स्टॉक इज रिलेटेड टू जस्ट द फर्म। फर्म के पास अगर गुड्स रखे हुए हैं तो वो स्टॉक होते हैं, और जो फर्म एज अ प्रोड्यूसर मार्केट में सेल करना चाहती है, विलिंग टू सेल इन द मार्केट, वो आपकी सप्लाई होती है। पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं। रेडी टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, अगर एक प्रोड्यूसर जो है वो डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे जो भी क्वांटिटी प्रोडक्ट की सेल करना चाहता है वो सप्लाई का पार्ट बनता है। लेकिन जब बात करते हैं स्टॉक की, अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर फॉर फ्यूचर सेल, जो भी प्रोडक्ट इन्वेंट्री का पार्ट होगा और प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल होगा फ्यूचर सेल के लिए, उसको हम नाम दे देंगे भाई हमारा स्टॉक। यानी वो कभी भी एसोसिएटेड नहीं होगा कि कितने गुड्स मार्केट में बिके, वो एसोसिएटेड सिर्फ किस चीज से है कि हमारे पास कितने गुड्स अवेलेबल हैं फ्यूचर सेल के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारा इट्स अ फ्लो कंसेप्ट, मतलब इसका मतलब ये होता है कि सप्लाई जो होती है पर यूनिट ऑफ अ टाइम पीरियड देखी जाती है कि भाई हाँ इतना चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। लेकिन स्टॉक का वैल्यूएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है कि आज इतना फर्म के अंदर स्टॉक बचा है। जैसे आपने देखा होगा देयर इज ओपनिंग स्टॉक एंड देयर इज क्लोजिंग स्टॉक, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है। लेकिन जो सप्लाई होती है वो बेसिकली एक तरीके से एसोसिएटेड टू सेल्स क्योंकि माने जाती है, तो फॉर अ टाइम पीरियड जब लेके चलते हैं तो उसको फ्लो वेरिएबल माना जाता है कि कंसिस्टेंट नहीं है या एक दिन की नहीं है। अब एक और चीज, जो तीसरा पॉइंट आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको अगर पूछ लिया जाए तो आप सबसे पहला पॉइंट बताओगे स्टॉक जो होता है वो प्राइस से रिलेटेड नहीं होता, लेकिन जो सप्लाई होती है वो हमेशा प्राइस से रिलेटेड होगी। मतलब जब भी आप सप्लाई के बारे में बात करोगे आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप प्राइस से रिलेटेड बात कर रहे हो। ये बेसिक डिफरेंसेस थे। आप चाहे तो इसको लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाई। तो एक बहुत ही छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद हम आगे बढ़ते हुए एंटर होंगे हमारी बाबा जी की बूटी #2 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाई सप्लाई कर्व अगर ऐसा दिखता है तो क्यों दिखता है और क्या क्या रीजन है। चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की और जो हमारा मार्केट सप्लाई कर्व होता है। इंडिविजुअल का मतलब होता है यार कि अगर एक प्रोड्यूसर सेल कर रहा है तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा व्हेन इट कम्स टू द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। देखो यार, एक अकेला प्रोड्यूसर ना बड़ा डेलिकेट सा होता है, बेचारा अंदर से घबराया हुआ सा होता है और उसको लगता है कि यार वो सस्ते में क्यों बेचे प्रोडक्ट। तो आप जब इंडिविजुअल सप्लाई कर्व देखते हो तो बड़ा बेसिक सा दिखता है। यहाँ पे जैसे अपन इसको S1 नाम देते हैं, तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ये बताता है कि हाँ भाई जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस को लेकर रिस्पॉन्ड करेगा। अगर प्राइस बढ़ती है तो प्रोड्यूसर ज्यादा सेल करना चाहेगा, बिकॉज प्रोड्यूसर जानता है कि ज्यादा प्राइस पे उसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर कहीं पे प्राइसेस कम होती हैं तो द प्रोड्यूसर विल बी सेलिंग लेसर क्वांटिटीज, क्योंकि उसे मालूम है कि कम प्राइस पे उसकी कॉस्ट भी शायद अच्छे से ना निकले और उसका प्रॉफिट मार्जिन भी ना बचे। तो इसलिए यहां पर देखना जरूरी है कि आप फैक्टर्स क्या लेके चलते हो। तो अभी अपन क्योंकि सप्लाई कर्व पढ़ रहे हैं तो अपन फैक्टर लेके चल रहे हैं प्राइस। अगेन एक बार मैं बता देता हूं भाई, अगर प्राइस बढ़ा प्रोड्यूसर विल बी विलिंग टू सेल मोर। द रीजन इज बिकॉज ऑब्वियसली उसको अच्छा प्राइस मिलेगा तो प्रॉफिट अच्छा होगा। इफ द प्रोड्यूसर इज फाइंडिंग आउट दैट द प्राइसेस आर नॉट दैट गुड इन द मार्केट, तब वो क्या करेगा भाई, तब वो कम सेल करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि उस वक्त उसका प्रॉफिट मार्जिन कंपैरेटिवली जो होगा वो कम होगा। फिर आ जाते हैं जब हम मार्केट की बात करते हैं, तो मार्केट जो होता है बेसिकली वो ये देखता है
कि किस तरीके से सप्लाई कर्व एसोसिएटेड है मार्केट में, यानी एक से ज्यादा प्रोड्यूसर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। नाउ दिस टोटली टिपिकली डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑफ द मार्केट। हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है या बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि मार्केट कंडीशंस, मार्केट सिचुएशंस क्या चल रही हैं। तो यहाँ पे यही बताया कि जो दो सप्लाई कर्व हैं, यहाँ पर दो सप्लाई कर्व ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इंडिविजुअल डिमांड है, और तीसरा सप्लाई कर्व ये बता रहा है कि वो मार्केट डिमांड कर्व है, मतलब वो टोटलिटी में बता रहा है। और टोटलिटी का मतलब ये हो जाता है कि सारे प्रोड्यूसर्स इकट्ठे कैसे बिहेव करेंगे। तो एक हो गया आपका इंडिविजुअल, एक हो गया आपका मार्केट सप्लाई कर्व। दोनों का कंसेप्ट सेम ही है। प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा, सप्लाई कम होगी। उससे ज्यादा कुछ याद ही नहीं रखना है। अब एक बहुत ही अच्छी चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। तो बूटी #2 को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेता हूं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब एक आउट ऑफ द ब्लू वाला क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, व्हाट इज द मिनिमम सप्लाई प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब मिनिमम सप्लाई प्राइस का मतलब क्या होता है, तो याद रखना टेक्निकलिटी जो आएगी इसमें, जो टेक्निकल टर्म यूज होगा वो होगा इट इज द रिजर्व प्राइस ऑफ द कमोडिटी। Now what does reserve price means? It is the price of the commodity below which a producer will not be willing to sell any quantity of the commodity। मतलब प्रोड्यूसर ये बोलेगा कि भाई मिनिमम तो मुझे मेरे प्रोडक्ट का इतना पैसा मिलना चाहिए, ये रिजर्व प्राइस है, इससे नीचे की प्राइस पे तो मैं अपनी कमोडिटी किसी भी हालत में नहीं बेचूंगा। कई बार आपने देखा होगा ना, जब मम्मी जाती हैं शॉपिंग करने, दुकानदार के साथ बहुत ज्यादा बिल्कुल बहस जैसी हो जाती है, अरे भैया कम कर लो ना, 3 लाख की चीज है, 500 में लगा दोगे तो क्या हो जाएगा। तो ऐसे में बोलता है, दुकानदार भी बोलता है दीदी रहने दो, हमसे नहीं हो पाएगा। मतलब प्रोड्यूसर जो होता है ना, वो भी गिव अप कर दे कि भाई हमें तो बेचना ही नहीं है इस प्राइस पे। तो वो होती है आपकी मिनिमम मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी बूटी #3 पे। तो इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं कि यार स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व क्या होता है। अब कई बार यार वो जो डिजाइन होती है ना, जो बुक्स में बनी रहती है, वो देख के बड़ा डर सा लग जाता है। तो हमने क्या किया, हमने अपना ही तरीका इन्वेंट किया कि जो डिजाइन बनती है इसका ओरिजिन कहां से हुआ होगा, उत्पत्ति कहां से हुई होगी। क्योंकि हम है ना भरोसा नहीं कर पाते कई बार देख के कि भाई अच्छा ऐसे ही बनाया था क्या। तो हमने क्या किया, हमने अपना तरीका अपनाया। हमें मालूम है कि भाई सप्लाई इंक्रीज होती है, अगर मार्केट में प्राइस अच्छा मिलेगा, प्रोड्यूसर अगर मार्केट में प्राइस उसको लगेगा कि भाई अब प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो वो ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेगा। यानी हमने क्या किया भाई, प्राइसेस बढ़ाए, और प्राइसेस बढ़ाए तो हमें पता चला भाई कि क्वांटिटी भी बढ़ेगी, प्रोड्यूसर ज्यादा क्वांटिटी सेल करेगा। अब देखो यार, कोई हमसे पूछे कि भाई क्वांटिटी में इंक्रीज कितना हुआ, तो हम बोलेंगे यार ये देखो क्वांटिटी में इंक्रीज जो है ना वो इतना दिख रहा है। हमने इसको ले जाके यहाँ पे क्वांटिटी दिखा दी। अपन दूसरे पेन से कर लेते हैं ताकि अपन को ज्यादा अच्छे से याद रहे। अपन ने यहाँ पे क्वांटिटी दिखाई भाई कि हाँ यार क्वांटिटी में जो है ना ये इंक्रीज हुआ है, ये दिख रहा है ना जो ये इंक्रीज है। ऐसी जो प्राइस है, प्राइस भाई यहां से यहां तक बढ़ गई, यानी प्राइस में जो इंक्रीज हुआ है वो यहां से यहां तक हुआ। ठीक है भाई, समझ में आ गया। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि हमारे पास स्लोप मिल गया। जैसे ही हमने ये चीजें हटाना चालू की, ये जो इन्होंने लाइन ड्रॉ की थी, जो कर्व ड्रॉ किया था, उसको पूरा जैसे ही हमने हटाया, हमारे पास स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व आ गया। यानी अगर आप इसको अब ध्यान से देखो तो ये जो है ये आपका डेल्टा पी है, और ये आपका जो है वो डेल्टा क्यू है। सिंपल बात है, मतलब इसके अंदर कोई ऐसी चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, कोई बहुत ज्यादा ऐसी चीज नहीं थी जो आपको समझ में ना आए। बट अगेन बात यहां पे क्या थी कि क्या आपको वो कंसेप्ट के थ्रू आता है। वो लोग कंफ्यूज करने के लिए आपको इतना सा बना के देते हैं और आपको लगता है कि भगवान जाने ने क्या बना के रखा है। था वो कुछ नहीं, बस वो पूरा लाइनें बनाई थी उन्होंने और उसको इस तरीके से उन्होंने फ्रेम कर दिया था। तो यहां पे बताया क्या जाता है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस के कारण क्वांटिटी पे क्या चेंज आया। यहां पूरा कंसेप्ट जो है वो डिफरेंट चल रहा है। यहां पर क्या बोला गया, फिर से सुन लो मेरी बात, मैं ध्यान से जो बोल रहा हूं। प्राइस के कारण क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आया, क्योंकि एक प्रोड्यूसर जो है वो प्राइस को लेकर रिस्पॉन्ड करेगा। तो प्राइस के चेंज के कारण, यानी जितनी भी प्राइसिंग चेंज हुई उससे हमारी क्वांटिटी पे क्या चेंज आएगा, ये आपका स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व शो करता है। अगर आपको कहीं लिखना हो तो लिख लेना, हाउ सप्लाई इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं फंक्शन ऑफ सप्लाई या डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, जो भी आप इसे कहना चाहो। फंक्शंस ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि जो सप्लाई होती है वो आखिर कौन कौन से फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो बहुत बेसिक सा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगेन जो अपना एजेंडा है कि भाई ऐसा कुछ भी ना हो जो छूट जाए, तो चलो डिस्कस करना चालू करते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन ऑफ सप्लाई के अंदर फैक्टर होता है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई होता है, जिससे सप्लाई डिटरमाइन होती है कि मार्केट में ज्यादा गुड्स सेल हो रहे हैं या कम गुड्स, वो होता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। यानी जो कमोडिटी है उसका खुद का प्राइस ही डिटरमाइन करेगा कि कितना यूनिट आप सेल कर रहे हो।
अगर वो चीज सस्ती है तो भाई प्रोड्यूसर सेल करना नहीं चाहेगा, अगेन क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। लेकिन अगर वो चीज अभी महंगी चल रही है, यानी मार्केट में अच्छा प्राइस मिल रहा है, अच्छा दाम मिल रहा है, नो, अब गलती ये हो जाती है, आप लोग गलत ये करके आ जाते हो कि आप उसको जनरली हायर प्राइस लेवल दिखा देते हो। आप उसको रीजनेबल भी बोलोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। दैट मींस इफ द कमोडिटी इज गेटिंग अ रीजनेबल रेट फ्रॉम द मार्केट और कंपैरेटिवली हायर रेट फ्रॉम द मार्केट, तो हाँ भाई सप्लाई ज्यादा होगी। तो अगर आप हाई प्राइस लिख रहे हो तो आगे कंपैरेटिवली लगा देना, जो पहले से मिल रही थी प्राइस उससे ज्यादा कंपैरेटिवली अगर मिलेगी तो ऑब्वियसली सप्लाई जो है वो बढ़ेगी। फिर सेकंड पे आ जाते हैं, वो होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मतलब रिलेटेड गुड्स यानी आप क्या इसके अलावा किसी और प्रोडक्ट में भी डील करते हो। फॉर एग्जांपल आप दो प्रोडक्ट्स में डील करते हो, अगर आपका एक प्रोडक्ट सस्ता चल रहा है, उतना ज्यादा अच्छा मार्केट में परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप अपना जो प्रेजेंट प्रोडक्ट है उस पर ज्यादा ध्यान दोगे। और अगर वो प्रोडक्ट अच्छा कर रहा है, अच्छा बहुत अच्छा पैसा कमा के दे रहा है, तो आप उसको बेचोगे, ये वाले प्रोडक्ट को साइड कर दोगे। तो रिलेटेड गुड्स में भी देखना पड़ता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट रेंज है उसमें से कौन सा प्रोडक्ट आपका बेस्ट कर रहा है। जो भी बेस्ट करेगा आप उसको ज्यादा बेचने की कोशिश करोगे। सो नेक्स्ट आते हैं नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। अगर बहुत सारे सप्लायर्स बैठे हुए हैं मार्केट में जो कि गुड्स सेल करते हैं, इफ देयर विल बी मोर नंबर ऑफ सप्लायर्स, ऑब्वियसली सप्लाई जो होगी वो ज्यादा होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे और मार्केट में कंपटीशन होगा और आप चाहोगे कि आपका प्रोडक्ट आगे रहे, दूसरा चाहेगा दूसरे का प्रोडक्ट आगे रहे। उस कंपटीशन के कारण, उस वॉर के कारण कहीं ना कहीं जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं तो ऑब्वियसली क्वांटिटी सप्लाइड भी जो है वो लिमिटेड रहेगी। हाँ, कोशिश की जाएगी इन्फ्लुएंस करने की, लेकिन आप भी जानते हो कि शॉर्टर टर्म पीरियड में आप सप्लाई को ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो, बिकॉज प्रोडक्शन जो होता है वो लिमिटेड हो जाता है वेरिएबल फैक्टर्स के कारण। So again, in shorter run, you cannot increase supply to a greater extent. Although if there are greater amount of firms, supply will increase. If there are lesser amount of firms, supply will decrease, or not decrease. Basically, supply will be limited. फिर next आ जाते हैं goals of the firm. फर्म के गोल्स क्या है, फर्म का विजन क्या है। दो तरीके से फर्म काम करती है, या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल है तो बट ऑब्वियसली आप हायर प्राइसेस पे हायर क्वांटिटी सेल करोगे। लेकिन अगर आपका गोल है सेल्स मैक्सिमाइजेशन तो यू मे सेल मोर क्वांटिटी एट द सेम प्राइस एज वेल। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपका काम है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सेल करो, और वो तो आप वैसे भी कर सकते हो, तो इसलिए आप उसको उतना ज्यादा नहीं सोचोगे और आप सेम प्राइस पे भी सेल करने के लिए तैयार रहोगे। बिकॉज आपका, फिर से अगेन मैं बता रहा हूं, विजन क्या है, टू सेल मैक्सिमम क्वांटिटीज इन द मार्केट एंड टू बी द मार्केट लीडर व्हेन इट कम्स टू द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। सो अगेन प्राइस मैटर उतनी नहीं करेगी, ऑल्दो मैटर करेगी, लेकिन उतनी नहीं करेगी व्हेन इट कम्स टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में प्राइस विल मैटर अ लॉट। फिर आते हैं प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपको लगता है कि मार्केट में अभी प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा है, तो आप चाहकर भी ज्यादा क्वांटिटी सेल नहीं कर पाओगे। यू विल बी सेलिंग लेसर क्वांटिटी एट द सेम प्राइस। बट अगेन अगर आपको लगता है कि यार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फॉल हो रही है धीरे 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 धीरे, तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। तो अगर कॉस्ट लिमिटेड है, अगर कॉस्ट कम पड़ रही है, तो आप क्या कोशिश करोगे, यू विल बी सेलिंग मोर क्वांटिटी एट द सेम प्राइस लेवल, एग्जिस्टिंग प्राइस लेवल। क्यों? अगेन बिकॉज आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सस्ते पड़ रहे हैं, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो सस्ता हो गया। आप मार्केट में सेम प्राइस पे बेचोगे तब भी आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे। सो फिर से अगर सम अप करने के लिए बोल दूं इसको, तो हाँ, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ती है तो आप उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बेसिकली सप्लाई को लिमिटेड कर दोगे एट द एग्जिस्टिंग प्राइस। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन फॉल होती है तो एग्जिस्टिंग प्राइस लेवल पे आप अपने जो सप्लाई है उसको बढ़ा दोगे। सो फिर आ जाता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसमें बोला गया कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव्ड हो रही है, आपने नई मशीन इंस्टॉल की है, तो ऑब्वियसली आप उस पर्टिकुलर स्टेट में आप ये सोचोगे कि अब इससे क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हो गया कम। इफ यू विल यूज एडवांस टेक्नोलॉजी बट ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल फॉल, और क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल होगा यू विल बी सेलिंग मोर प्रोडक्ट इन द मार्केट। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपकी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है तो वहां पे यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और मे बी उससे कॉस्ट आपकी बढ़ेगी एंड मे बी आपकी सप्लाई पे इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल हो रहा है, सप्लाई विल बी हायर। तो यार भाई लोग, आज वैसे भी सप्लाई चैप्टर छोटा था, लेकिन अगेन कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना था, दो पार्ट में इसको स्प्लिट ऑफ किया है। तो पहले पार्ट में अपन ने कर लिया बेसिकली कि हमारा सप्लाई कैसे वर्कआउट करता है। जो कल होगा उसमें हम करेंगे कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है और उसके साथ साथ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है। तो यार मिलते हैं कल के वीडियो में। जब तक नीचे डाउनलोड लिंक में जाओ और एक छोटी सी वर्कशीट भी है उसको डाउनलोड करो और एंजॉय करो। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।